हम लोग ने डिस्कस किया था अबाउट एसे नंबर 700, 705 एंड 706। अब हमें दो एसेज डिस्कस करने हैं और जो है एसे नंबर 701 एंड 710। तो 701 की अगर बात करें तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? की ऑडिट मैटर्स के बारे में। सो की ऑडिट मैटर्स की अगर बात करें तो दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इट टॉक्स अबाउट कि की ऑडिट मैटर्स क्या होते हैं और वो की ऑडिट मैटर्स हमने उसे कैसे कम्युनिकेट करने हैं। सो व्हाट टू कम्युनिकेट एंड द फॉर्म एंड कंटेंट थ्रू विच इट इज टू बी कम्युनिकेटेड, की ऑडिट मैटर्स। तो इस पूरे स्टैंडर्ड में अपने को सबसे पहले समझना है कि हमें की ऑडिट मैटर्स ये होते क्या है। करेक्ट है ना? सो की ऑडिट मैटर्स ये आपको समझ में आ जाता है तो आराम से अपने को इसका पर्पस, ये कैसे डिटरमाइन करे और ये कैसे रिपोर्ट करे, बस यही बातें इसके अंदर दी गई है। तो जब हम लोग बात करते हैं अबाउट की ऑडिट मैटर्स, तो की ऑडिट मैटर मतलब क्या होता है कि इट इज ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस, बराबर, इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब हम लोग ऑडिट कंडक्ट कर रहे थे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो ये मैटर्स बहुत सिग्निफिकेंट थे और उसका ऑडिट करना मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था हमारे लिए। तो टू क्या बोलते हैं उसको, इंक्रीज द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर क्या करता है, जो बातें हम लोग जब ऑडिट कर रहे थे उस समय पे हमारे लिए ये बहुत की पॉइंट्स थे, बराबर के नहीं, उसको ऑडिट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो इसीलिए बस हम आपको बता रहे हैं कि ये की ऑडिट मैटर है, इसका ऑडिट हमने किस तरीके से किया है करके, बराबर। और ये की ऑडिट मैटर जो है इट इज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, बराबर है कि नहीं? तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब ऑडिट कर रहे थे उसमें कौन सी खास बातें थी जो हमने ऑडिट करने के लिए हमारे लिए बहुत एक चैलेंज था या इंपॉर्टेंट थी, तो वो बातें हम आपको इस एसे नंबर 701 के माध्यम से बता रहे हैं। राइट? यस सर। सो ये बातें समझने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स। तो हमने क्या कहा कि इट इज जस्ट व्हाट इंक्रीजिंग द कम्युनिकेटिव वैल्यू। हम लोग बस क्या करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ऐसी बातें पता चलती है जो हमें पहले नहीं पता थी एज ए यूजर, बराबर। और ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से ऑडिटर ये एक्स्ट्रा चीजें हमें कम्युनिकेट कर रहा है। सो इट इज टू एनहांस व्हाट द कम्युनिकेटिव वैल्यू बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अबाउट ऑडिट दैट वाज परफॉर्म, कि हमने उन मैटर्स के ऊपर कैसे ऑडिट परफॉर्म किया है। मतलब आप समझिए, हम सिर्फ उस मैटर को नहीं बता रहे हैं, उस मैटर के साथ साथ हमने उसके ऊपर ऑडिट कैसे परफॉर्म किया वो भी हम बता रहे हैं। दैट इज की ऑडिट मैटर। क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? तो इसमें क्या होता है, इट इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, बराबर के नहीं, टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू असिस्ट देम इन अंडरस्टैंडिंग दोज मैटर्स इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट were of most significant in the audit of financial statements। कि जब हम ऑडिट कर रहे थे उस समय पे इट वाज व्हाट मोस्ट सिग्निफिकेंस, बहुत भारी चीज थी ये, मतलब भाई ऑडिट किया ना इसके ऊपर, भाई बहुत भारी चीज थी ये। सो दैट वाज एसे नंबर 701। तो आपको इसमें तीन चीजों में डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग एम्फोसिस ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसी बातें बता रहे हैं कि इवन दो द मैटर इज अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड, डिस्क्लोज्ड और डिस्क्राइब्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट इट इज ऑफ सच इंपॉर्टेंस फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यूजर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में मदद हो। सेकेंड पॉइंट अपन क्या कहते हैं अदर मैटर पैराग्राफ में, कि उसमें वो बातें हम लोग डालते हैं other than those which are presented, disclosed or described in the financial statements, but it is important for the user's understanding of audit, auditor's responsibility and auditor's report। बट जब की ऑडिट मैटर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इट इज अबाउट कम्युनिकेटिंग दोज मैटर्स which in the auditor's professional judgment were of significance while conducting the audit of financial statements। So of the most significance in the audit of financial statements, कि जब हम ऑडिट कर रहे थे तो उस समय पे वो बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। क्या ये बात आपको समझ में आया बच्चों? बोलो यस और नो। यस सर। सो ये पॉइंट हो गया। एंड इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या हो जाता है कि इसी के साथ साथ इट ऑल्सो असिस्ट द इंटेंडेड यूजर्स
इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, कि जहां जहां पे बहुत तगड़े मैनेजमेंट के जजमेंट लगे हुए हैं तो वो भी अपने को समझ में आ जाता है. सो आपको समझ में आया व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसए 701, बराबर है. सो मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द जजमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट, और वो भी कौन से जजमेंट, सिग्निफिकेंट जजमेंट. तो बस अपने को करना क्या है कि अब एसए 701 बताता है कि विच एरियाज आर की ऑडिट मैटर्स, बराबर. तो हाउ टू डिटरमाइन दैट, जहां पे हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जहां पे मैनेजमेंट का जजमेंट बहुत ज्यादा है, या कोई सिग्निफिकेंट इवेंट या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है. क्लियर है एकदम. तो ये आपको एमसीक्यू के लिए आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑडिट मैटर. बट उसको ध्यान से पढ़ना है आपको कि सिर्फ वहां पे वो वर्ड क्या बोलेगा, एरियाज ऑफ असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और द रिस्क आइडेंटिफाइड, बराबर के नहीं. तो वो एक आध दो वर्ड गायब कर देंगे उसमें से, और ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है. सो एरिया वेयर द ऑडिटर हैज असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज नॉट की ऑडिट मैटर, बट एरियाज वेयर ऑडिटर हैज असेस्ड द हायर रिस्क ऑफ, ये ऐसा ध्यान वहां पे होना चाहिए एमसीक्यूज में. नहीं तो क्या करते हैं वो स्टेटमेंट ऐसा वो छापते हैं कि आपको लगेगा कि हाँ भाई वो एग्जैक्टली सेम ही है जो की ऑडिट मैटर हमने पढ़ा था, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बराबर, जहां जजमेंट ज्यादा लगते हैं, इवेंट्स और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, ऐसा ये सब वैसा आपको दिखेगा. बट उसके जो प्रीफिक्सेस है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अपने को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. तो उसमें क्या बोलते हैं, हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बराबर, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट्स, सिग्निफिकेंट इवेंट्स और कंडीशंस. समझ में आया आपको. तो वो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रेफरेंस में होना चाहिए, हायर, सिग्निफिकेंट जजमेंट. समझ में आ रहा है आपको. उसके बाद सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस. समझ में आ रहा है आपको. तो वो एरियाज फिर अपने लिए बन जाते हैं की ऑडिट मैटर्स. आया समझ में आपको. दिस इज व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन. क्लियर है. Yes sir. Now we have to communicate. So communicate key audit matters. Introductory language क्या होगा कि हम वो matters communicate कर रहे हैं which in the auditor's professional judgment were of the most significance in the audit of financial statements, and it is in the context of financial statements as a whole. डेटर्स में एक डेटर बहुत सिग्निफिकेंट था, ऐसा फालतू कम्युनिकेशन नहीं कर रहे. ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा एरिया सिग्निफिकेंट था वो हम लोग बात कर रहे हैं. करेक्ट है. फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, and auditor does not provide a separate opinion in this regard. So it is not a substitute for, again, you know, the going concern or disclosures in the financial statement etc. Clear है एकदम. Yes sir. Right. So ये बातें हमने किसको कम्युनिकेट करनी है, TCWG को भी कम्युनिकेट करनी है. और आपको पता है कि हमने ऑडिट रिपोर्ट में उसके बारे में लिखा था कि 701 में वी हैव टू कम्युनिकेट, बोलो, की ऑडिट मैटर्स टू द दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस. ये लो खत्म हो गया भाई. इजी था. तो इसमें आपको बस समझ में आना चाहिए कि की ऑडिट मैटर्स का मतलब क्या होता है एंड हाउ टू डिटरमाइन दोस की ऑडिट मैटर्स. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और उसमें बेसिक क्या है कि ये ऑडिटर के जजमेंट में उसके लिए सिग्निफिकेंट था एंड इट इज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल. डन है एकदम. यस ओके. अब दोस्तों यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग और चर्चा करेंगे किसके बारे में. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड एसे नंबर 710, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, जिसमें दो बातें हैं, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसका नाम ध्यान में रखो सबसे पहले, तो नहीं तो क्या हो जाएगा, कुछ उल्टा पुल्टा नाम लिख के आ जाओगे, जबरदस्ती नंबर कट जाएंगे. ऐसे नंबर 710 किसके बारे में बात करता है. सो इट टॉक्स अबाउट कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, करंट ईयर प्रीवियस ईयर का. और इसमें जो है दो अप्रोचेस है. वो कौन से है, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो पॉइंट नंबर 1 आप इसमें समझो कि हम जब कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सो दिस कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वो देना या नहीं देना, इट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. अगर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको बोलता है कि आपने ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देना है, तो यू हैव टू प्रोवाइड. जैसे अगर अपन शेड्यूल 3 अगर देखते हैं, तो आप सबने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा होगा, तो उसमें अपन करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं. करेक्ट है कि नहीं. तो जब वैसा काम होता है तो हमने क्या करना चाहिए,
हमने वो इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या कहता है, अबाउट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। अपन ने अपना ओपिनियन किसके ऊपर देना, इसके दो ऑब्जेक्टिव्स है। वो दो ऑब्जेक्टिव्स है, नंबर 1 करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड नंबर 2 कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आया बात समझ में? तो जब बच्चों हम लोग करस्पॉन्डिंग फिगर्स की बात करते हैं, सो आवर ओपिनियन इज रेफर्ड ओनली ऑन द करंट पीरियड, ओनली ऑन द करंट पीरियड फिगर्स। But when we are going to do the reporting under comparative financial statement approach, so our opinion is on each of the periods, on both the periods. So sir, हम कौन से अप्रोच के अंदर रिपोर्टिंग करें, करस्पॉन्डिंग फिगर्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और बाय लॉ। करेक्ट है, उसके हिसाब से आपको कौन से इसमें आपको रिपोर्टिंग करना है वो डिफाइंड होता है। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर बेटा? वेरी गुड। अब जब बात करते हैं यहां से, तो हमें यहां पे 3 चीजें देखनी है, ध्यान से समझना। एक तो हमें पहले ऑडिट करना है ऑन कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कि सबसे पहले जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालनी चाहिए वो आपने बराबर से पुट करी है या नहीं, उसके लिए हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स है वो है रिपोर्टिंग अंडर करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड रिपोर्टिंग अंडर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें आपको किधर ओपिनियन देना है उसकी बात होगी। समझ में आया आपको? यस सर। सो पहले हम लोग बात करेंगे ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग व्हाट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो सबसे पहले वी विल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। वेरी सिंपल, कि अगर आपको कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंक्लूड करना था, तो आप पहले चेक कीजिए उन्होंने वो इंक्लूड करा है या नहीं। अगर आपने इंक्लूड ही नहीं करा है तो आगे का ऑडिट क्या ही करोगे आप? समझ में आपको? तो आपने क्या चेक करना है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए आपने वो इंक्लूड करना चाहिए था, वो क्या आपने इंक्लूड करी है या नहीं। एंड अगर आपने इंक्लूड किया है तो आपने नंबर 1 इवैल्यूएट क्या करना है, इट अग्रीज विद द प्रायर पीरियड। जाहिर सी बात है, उसको शामिल कर दिया है। तो आपको याद होगा कि इस मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड 21-22 ये 2 फिगर्स अपन डाल रहे हैं। तो जो 21-22 का अपन ने कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दिया है वो पिछले बैलेंस शीट में भी 21-22 के फिगर्स होंगे कि नहीं होंगे? तो वो दोनों मैच करने चाहिए। बोलो यस और नो। आपको याद होगा अपन ने दोनों बैलेंस शीट को सामने रखा था, बराबर है? तो वो दोनों क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि वो इंक्लूड हो रहा है या नहीं वो चेक करो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और अगर आपने उसे इंक्लूड किया है, बराबर के नहीं, तो वो अग्री करना चाहिए विद द फिगर्स ऑफ द प्रायर पीरियड। फिर उसके बाद चलो वो अग्री भी करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वी टॉक अबाउट इज द अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने प्रीवियस पीरियड में है, इट शुड बी कंसिस्टेंट एंड इट शुड बी अप्लाइड विद द करंट पीरियड। दोनों क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। नहीं तो ऐसा थोड़ी होगा कि प्रीवियस ईयर के फिगर्स में WDV है, करंट ईयर में आप SLM यूज कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो अगर वो कंसिस्टेंटली है या नहीं वो चेक करना है। और सर अगर कंसिस्टेंटली नहीं है, मतलब हमने कुछ चेंजेस किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने उसमें चेंजेस किए तो इट शुड बी अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड। क्लियर एकदम? सो क्या आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आएगा आपको? बोलो बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं कि ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, पहले चेक करो कि वो इंक्लूड किया गया है या नहीं। अगर इंक्लूड करा गया है तो चेक करो वो प्रीवियस पीरियड के साथ अग्री करता है ना, और अगर अग्री करता है तो उसमें जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर चेंजेस किए तो डिस्क्लोज कीजिए। ये ऑडिट प्रोसीजर करना है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? ओके। फिर उसके बाद इफ द ऑडिटर बिकम्स अवेयर दैट देयर इज अ पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, so he shall perform the additional audit procedure as necessary to obtain sufficient appropriate audit evidence to establish whether material misstatement exist। आपको उस समय पे भी बोला था, अभी भी आपका ध्यान यहां पे आकर्षित करना चाहता हूं कि यहां पे पहले अगर ऑडिटर को लगता है कि गलतियां हो सकती है तो भाई ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर यह पता करने के लिए कि वाकई में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं।
If there is a possible misstatement, perform additional procedures to establish whether material misstatement exists. समझ में आया क्या आपको? Yes. And the auditor shall then follow the relevant requirements of SA number 560. What is 560? Subsequent events. बराबर है कि नहीं? So what is subsequent events? The facts become known or events occurring after balance sheet date. कहां पे आएगा? Events occurring after balance sheet date. क्योंकि अभी तक अपन ने रिपोर्ट नहीं दिया है, अभी तक अपन ने रिपोर्ट नहीं दिया है. समझ में आया आपको? सो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि भाई अगर वो अग्री कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये आफ्टर बैलेंस शीट डेट पता चल रहा है ना अपने को, बराबर है कि नहीं? और अगर उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स टू बी व्हाट? अमेंडेड. बोलो यस और नो. तो उसका मतलब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना उसको. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी इशू हुए हैं क्या? वापस से बताता हूं, हमने रिपोर्ट अभी तक दिया नहीं है, बराबर के नहीं? तो ये किधर आएगा? इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिट रिपोर्ट. हम उस समय पे काम कर रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंसेस मतलब सॉरी प्रीवियस पीरियड के फिगर्स इंक्लूड करे गए हैं ना, वो अग्री करते हैं ना. अगर उसमें पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है तो वी शुड ऑब्टेन एडिशनल ऑडिट एविडेंस, परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स टू चेक वेदर दे अग्री, क्या बोलते हैं उसको, वेदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट. और अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो उसने चेक करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट किया या नहीं. ही विल परफॉर्म द प्रोसीजर्स एज पर एसए नंबर 560. क्लियर एकदम? यस सर. एंड फिर ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए, बराबर, दैट ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द पीरियड्स रेफर्ड टू, बराबर, हैज बीन व्हाट? इंक्लूडेड एंड प्रायर पीरियड आइटम्स हैज बीन सेपरेटली डिस्क्लोज्ड. क्लियर एकदम? यस. तो ये हमने बात करी किसके बारे में? आप समझिए एसए नंबर 710, उसके 3 बच्चे हैं. मेन है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, बराबर के नहीं? तो हमने इस कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन पे ऑडिट करना है. क्या ऑडिट करना है कि पहले ये इंक्लूड किया ना, इंक्लूड किया तो अग्री करता है ना, अग्री करता है तो अकाउंटिंग पॉलिसीज भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए. अगर इसमें कहीं आपको लगता है पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है तो चेक करो वाकई में मिसस्टेटमेंट है या नहीं है. और अगर मिसस्टेटमेंट मिलता है, फॉलो द प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय एसए नंबर 560 एंड ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट. क्लियर है? तो ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का मामला खत्म हो जाता है. अब यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट व्हाट? करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसके अंदर अपना क्या होता है बच्चों? रिपोर्टिंग, ओपिनियन देने वाला काम होता है. तो अगर जब हम लोग करस्पॉन्डिंग फिगर्स की बात करते हैं तो अपन ने ओपिनियन किस पे देना चाहिए? सो आर ओपिनियन विल बी ऑन द करंट पीरियड फिगर्स ओनली. बोलो यस और नो? आर ओपिनियन विल बी ऑन द करंट पीरियड फिगर्स ओनली. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट कभी कभी क्या होता है, हमको दोनों पीरियड पे ओपिनियन देना पड़ता है, बराबर के नहीं? कभी कभी हमें दोनों पीरियड पे ओपिनियन देना पड़ता है ना. इवन दो इफ वी आर रिपोर्टिंग अंडर करस्पॉन्डिंग फिगर्स, हमें दोनों पीरियड पे ओपिनियन देना पड़ेगा. अरे पूछो ऐसे कैसे सर? ऐसे कैसे? देखो इसके अंदर 3 सिचुएशंस है. वो क्या कहता है? नंबर 1, प्रीवियस पीरियड में जो प्रायर पीरियड है उसमें ऑडिटर हैज एड्रेस्ड व्हाट? अ मॉडिफाइड ओपिनियन, बराबर के नहीं? एंड द मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन इज नॉट येट रिजॉल्व्ड एंड इट इज अफेक्टिंग द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्सो. पिछले साल आपने मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन दिया था एंड जिस वजह से द रीजन फॉर मॉडिफिकेशन था, दैट रीजन हैज नॉट येट रिजॉल्व्ड, बराबर के नहीं? एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट द करंट पीरियड फिगर्स ऑल्सो. तो ऑडिटर क्या करेगा? करंट पीरियड पे ओपिनियन देगा ही देगा, प्लस अपने बेसिस फॉर ओपिनियन में उस प्रायर पीरियड के बारे में भी लिखेगा. समझ में आया आपको? यस सर. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस पीरियड फिगर्स में इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर, बराबर है कि नहीं? एंड वो आपने अभी तक उसको रिजॉल्व नहीं किया एंड जिसके वजह से ऑडिटर ने मान लो एडवर्स ओपिनियन दे दिया था. अब अभी तक जिस वजह से वो एडवर्स ओपिनियन दिया, आपने वो अभी तक रेक्टिफाई नहीं किया और लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग बनता है तो करंट ईयर के फिगर्स भी अफेक्ट होंगे. तो हम करंट पीरियड का ओपिनियन भी हम लोग क्या कर देंगे? क्वालिफाइड या एडवर्स जो भी ओपिनियन रहेगा वो दे देंगे, बिकॉज द रीजन फॉर मॉडिफिकेशन इन द प्रीवियस पीरियड इज नॉट येट रिजॉल्व्ड और रेक्टिफाइड. समझ में आया आपको? सो अगर अपन देखते क्या लिखा हुआ है, इफ द रिपोर्ट ऑन प्रायर पीरियड
was qualified, disclaimer or adverse, and the matter giving rise to the modification is what unresolved, so the opinion will be referred to on the current period financial statements. बराबर, the auditor shall modify, and in the basis for modification he will refer to both the period figures. समझ में आया क्या आपको? So basis for opinion में वो दोनों पीरियड के बारे में रेफरेंस देगा, बराबर के नहीं, where the effects or possible effects on the financial statements are material, and in other cases explain why the audit opinion has been modified because of the effects or possible effects of unresolved matter on comparability. Clear है एकदम? So वो क्या करेगा? When it affects the current period figures, बराबर है कि नहीं, एंड इन अदर केसेस जब वो करंट पीरियड फिगर्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है, जैसे डिस्क्लोजर्स वगैरह कुछ होते हैं तो वो करंट पीरियड फिगर्स को अफेक्ट नहीं करते हैं, बट वो बोलता है इट हैज बीन मॉडिफाइड बिकॉज द अनरिजॉल्व्ड मैटर हैज एन इफेक्ट ऑन कंपेरेबिलिटी, कंपेरिजन नहीं हो सकता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों पीरियड पे ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हैं. एक तो फिगर्स को अफेक्ट करेगा एंड अदर देन फिगर्स वो कंपेरेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, हम दोनों पीरियड पे अपना ओपिनियन रेफर करेंगे. क्लियर है एकदम? सो पॉइंट नंबर 1 में क्या था, प्रायर पीरियड में क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर या एडवर्स दिया था, बट विच वाज अनरिजॉल्व्ड, बराबर. सो करंट पीरियड में भी ऑल्सो हम लोग क्या देंगे, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे. सेकेंड पॉइंट इसका ऑपोजिट, प्रायर पीरियड में अनमॉडिफाइड ओपिनियन था, but while conducting the audit of current period, auditor discovered a material misstatement in the prior period. समझा क्या बात को? तो ऐसे केस में वापस से दोनों पे ओपिनियन देना पड़ेगा. सो क्या हुआ, if the auditor obtains the evidence that material misstatement exists in the prior period on which the unmodified opinion has been previously issued, the auditor पहले क्या करेगा, verify that the misstatement has been dealt with, कि क्या तुमने वो गलती को रेक्टिफाई किया या नहीं किया. अगर वो गलती को आपने रेक्टिफाई नहीं किया तो ऑडिटर विल इशू ईदर अ क्वालिफाइड और एन एडवर्स बट नॉट डिस्क्लेमर. पूछो क्यों? क्योंकि ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड, ये केयरफुली ध्यान में रखना. So he will either express a qualified or an adverse opinion on the current period financial statements modified with respect to corresponding figures included therein. तो he will refer to both the periods. Corresponding figures पे भी refer करेगा. समझ में आया? So first point क्या कर रहे हैं अपने को? Previous period में modified report था, वो matter giving rise to modification has not been resolved, तो इसके वजह से हम लोग करंट पीरियड में भी मॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे, या कंपेरेबिलिटी अगर अफेक्ट होता है तो भी मॉडिफाइड रिपोर्ट दे देंगे. सेकंड में कहता है प्रीवियस पीरियड में अनमॉडिफाइड रिपोर्ट वाज इशूड बट ऑडिटर ऑब्टेन्ड ऑडिट एविडेंस दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन द प्रायर पीरियड. ही विल फर्स्ट चेक वेदर द मैटर हैज बीन रिजॉल्व्ड. इफ दैट इज नॉट द केस देन ही विल गिव अ क्वालिफाइड और एन एडवर्स ओपिनियन ऑन द करंट पीरियड इंक्लूडिंग द रेफरेंस टू करस्पॉन्डिंग फिगर्स. क्लियर एकदम? यस सर. अब ये तो दोनों केस में क्या हो रहा था, ऑडिट हो रहा था. अब तीसरे पॉइंट में क्या कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ऑडिटेड एट ऑल. बराबर है कि नहीं? तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ऑडिटेड तो इस बात का जिक्र वो किधर लिखेगा, अदर मैटर पैराग्राफ. टू अंडरस्टैंड द ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रिपोर्ट. उनको बताना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर फिगर्स आर नॉट ऑडिटेड, हमारी जिम्मेदारी नहीं इसको लेके, इसीलिए हम अदर मैटर पैराग्राफ में इसको डालेंगे. क्लियर है? एमसीक्यू में आता है ऐसा कि when prior period financial statements are not audited and auditor is reporting under corresponding figures, so auditor will present this matter in basis for modified opinion paragraph, basis for क्या बोलते हैं उसको, disclaimer of matter paragraph, emphasis of matter paragraph, other matter paragraph, other matter. ये ध्यान में आना चाहिए कि कौन से पैराग्राफ में इसकी बात होगी. So other matter paragraph में लिखेगा about that करस्पॉन्डिंग फिगर्स आर अनऑडिटेड. क्या बात लिखेगा वो, कि भैया पिछले साल के फिगर्स जो है ये अनऑडिटेड है. क्लियर है एकदम? यस. अब इसी के साथ साथ वो क्या कहता है, आपकी जिम्मेदारी अंडर एसए नंबर 510 ये कहीं कम नहीं होती है. जब आपको पता है 510 कब एक्टिवेट होता है, व्हेन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अनऑडिटेड और इट इज ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर.
तो अपने को जाहिर सी बात है अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो पहले अप्रोप्रिएट है या नहीं वो देखना है, फिर कंसिस्टेंटली अप्लाइड है ना वो देखना है, और ओपनिंग में कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ना ये चेक करना है। तो आपको वो काम आपको करना ही है, इसमें आपका कहीं काम कम नहीं होता है। क्लियर है एकदम? यस। एंड व्हेन इट इज ऑडिटेड बाय अ प्रीडिसेसर ऑडिटर, अगेन हमने क्या करना है, वी विल ऑल्सो रेफर द प्रीडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट इन दी अदर मैटर पैराग्राफ। बराबर है कि ये कहेंगे कि उसने ऑडिट किया है, उसने कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन दिया है और उसकी डेट ऑफ रिपोर्ट क्या थी। क्लियर है एकदम? यस। तो ये अपना समाप्त होता है दोस्तों किसके बारे में, अबाउट करस्पॉन्डिंग फिगर्स। एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है, हम दोनों पीरियड पे ओपिनियन देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है एकदम? बट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर दोनों पीरियड के ऊपर जो ओपिनियंस है वो अगर डिफर करते हैं, प्रीवियस ईयर कोई और ऑडिटर था, इस साल मैं ऑडिटर हूं और मैं तो दोनों पे ओपिनियन दे रहा हूं, करंट और प्रीवियस पे, और हमारे ओपिनियन क्या हो रहे हैं, डिफर कर रहे हैं, तो हमने इस बात के बारे में डिटेल में कि क्यों हमारे ओपिनियन डिफरेंट है और प्रीवियस ऑडिटर का ओपिनियन क्या था, ये हमने एसए नंबर 706 अदर मैटर पैराग्राफ में इसका जिक्र करना है। क्लियर है एकदम? यस सर। And if it is audited by predecessor auditor, including other matter paragraph, the previous period figures were audited by predecessor auditor. Number 1, number 2, the type of opinion given and the date of report. खत्म। क्लियर है एकदम? ये केस स्टडीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ऑडिटेड, तो इसको भी अदर मैटर पैराग्राफ में लिख देना है। डन। तो इसी के साथ दोस्तों वी कंप्लीट विथ व्हाट, एसे नंबर 70710। क्लियर एकदम कि आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है? तो ये जो सारे एसेस थे अपने खत्म हो चुके हैं, राइट? कैन वी प्रोसीड फ्रॉम हियर नाउ? यस, ओके। तो प्रोसीड करते हैं और अभी बात करते हैं अबाउट व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिस्कस कर लेते हैं रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स की। फिर उसके बाद ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे का जो बैलेंसिंग पोर्शन है, ऐसे इसके अंदर दो है, एक 299 है और एक 600 है। तो फिर वो हम लोग जैसे अपने को टाइम मिलेगा इस सेशन में या नेक्स्ट सेशन में वो हम लोग कर लेंगे। करेक्ट है ना? तो पहले मेन जो अभी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है इसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आर यू रेडी गाइस? यस सर। ओके, बढ़े आगे। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट, फटाफट आपने बताना है, अभी काफी इजी है। सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1, इसके अंदर क्या होता है आप सुन लीजिए, लगे तो आपको समझ में आ जाएगा, रिवीजन भी आपका हो जाएगा अच्छे से। सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1 ये बात करता है किसके बारे में, अबाउट द ऑडिटर इज टू फर्स्ट इंक्वायर एंड देन रिपोर्ट ऑन सर्टेन मैटर्स। पहले क्या करना है आपको, इंक्वायरी करनी है और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसको रिपोर्ट करना है। इस 143 सबसेक्शन 1 की जो खास बात है दोस्तों, वो खास बात ये है कि अगर आपको कोई नेगेटिव कमेंट करना है तो ही आप करना है, बट अगर आप सेटिस्फाइड हो, कुछ गलत नहीं है, तो आपको अलग से और कोई रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ 143 सबसेक्शन 1 में है। 143 सबसेक्शन 3 में, 143 सबसेक्शन 11 में आपको सारे मैटर्स के ऊपर आपने रिपोर्टिंग करना है। आई बात समझ में आपको, वेदर यू आर सेटिस्फाइड और नॉट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 143 सबसेक्शन 1 की। इसके अंदर है कुल मिला के 6 पॉइंट्स, ए बी सी डी ई एफ। A for advances, B for book entry, C for company, D for deposits, F for cash, E for personal expenses, E for expenses, employees नहीं, E for expenses, सुना मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी, बराबर के नहीं, आर नॉट प्रॉपरली सिक्योर्ड and the terms on which they are made are prejudicial to the interest of the company or its members। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई लोन दिए है तो आपने सिक्योरिटी लेनी चाहिए, वो प्रॉपरली सिक्योर्ड होने चाहिए, और जिन टर्म्स के ऊपर माने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट वगैरह है, वो कंपनी के हित में होने चाहिए, कंपनी के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। इफ दे आर अगेंस्ट द कंपनीज इंटरेस्ट और द मेंबर्स ऑफ द कंपनीज इंटरेस्ट, तो ऐसी बात को ऑडिटर ने रिपोर्ट करना चाहिए।
दूसरी बात हम लोग बात करते हैं वेदर ट्रांजैक्शंस बाय मियर बुक एंट्रीज आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मतलब मियर बुक एंट्री मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ उसको किताबिक एंट्री करी है, आपने वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं किया है, मतलब ये फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन है, तो वो भी आपने रिपोर्ट करना है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सी फॉर कंपनी, वेयर अ कंपनी नॉट बीइंग अ बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी विच कंसिस्ट ऑफ where a company other than banking or investment company have sold so much of its assets which consist of shares, debentures and other securities below the price at which they were purchased। मतलब क्या कहता है, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी को छोड़ के बाकी जो भी कोई कंपनी है, अगर इन्होंने अपने फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, अदर सिक्योरिटीज, अगर उन्होंने खरीदी भाव से अगर उससे कम में उसको बेचा है तो ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, उसको रिपोर्ट करना चाहिए। सर ये बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी को एप्लीकेबल क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज देयर डेली नेचर ऑफ बिजनेस, द रूटीन नेचर ऑफ बिजनेस, तो इसीलिए इसको रिपोर्टिंग के लिए इन्हें एक्सेप्शन दिया गया है। क्लियर है एकदम? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज वेदर लोन्स एंड एडवांसेस शोन एज डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स अलग होते हैं बट सम लोन्स आर आल्सो शोन एज डिपॉजिट्स, तो आपको देखना है कि कहीं गलती से लोन्स एंड एडवांसेस आपने उसको डिपॉजिट्स में रॉन्गली क्लासिफाई तो नहीं किया है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस की। वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। कर सकते हैं क्या बच्चों? नहीं किया है तो क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चर्चा करते हैं फॉर कैश। हम शेयर्स जो है दो टाइप से अलॉट करते हैं, एक फॉर कंसीडरेशन कैश एंड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। सो वेयर शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश, तो हमने क्या चेक करना है कि वेदर कैश हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड। बट अगर कैश आपको एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ है, सो व्हाट इज द पोजीशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेदर इट इज करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग, ये हम लोगों को चेक करना है। क्लियर है एकदम बात? यस सर। तो ये अपनी फॉर कैश के बारे में बात हो गई और इसी के साथ साथ हमारा सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 1 ये समाप्त हो जाता है। कॉन्फिडेंस है इस पे? यस सर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 2। तो 143 सबसेक्शन 2 में इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स। किसको रिपोर्ट करना है अपने को? मेंबर्स को। ये ध्यान में रखना, शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना है क्या? नहीं। किसको बोला है रिपोर्ट करने के लिए? सो वी हैव टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स। तो मेंबर्स को जब हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं तो कौन सी बातों के ऊपर हमने रिपोर्टिंग करना है? सो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अकाउंट्स बराबर एग्जामाइंड बाय हिम, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर के नहीं, फिर उसके बाद द प्रोविजंस, कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ एक्ट्स एंड रूल्स, ऑल्सो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड मैटर्स टू बी रिपोर्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट्स एंड रूल्स और द मैटर्स अंडर सबसेक्शन 11। मतलब आप समझिए बात को कि टेक्निकली हम लोगों को क्या करना है, हमें रिपोर्ट सारी चीजों पे करना है। 143 सबसेक्शन 2 में हमें किसके ऊपर रिपोर्ट करना है? सारी बातें। देखिए हम आते हैं और पहले अकाउंट्स को एग्जामाइन करते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, फिर हम देखेंगे ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस हुआ कि नहीं, फिर देखना है कि प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को पूरा किया कि नहीं। अब प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को कंप्लाई किया क्या नहीं, मतलब क्या है कि देखो लॉ में बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जो कंपनीज को कंप्लाई करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल बायबैक का प्रोविजन है तो उसके लिए आपने प्रोसीजर जो है वो कंडीशंस है वो फॉलो करनी है। आप अगर डिविडेंड देते हो तो डिविडेंड के लिए कुछ कंडीशंस होती है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए भी कंडीशंस दिए गए हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, दीज आर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट्स एंड रूल्स, तो आपको वो कंप्लाई करना चाहिए। सो एज एन ऑडिटर हमने उसको कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं उसके ऊपर रिपोर्ट करना है। बट बात यहां खत्म नहीं होती है, लॉ प्रोविजंस भी देता है और प्रोविजंस के साथ साथ लॉ खुद बोलता है कि कुछ मैटर्स है उसके ऊपर आप क्या कीजिए, रिपोर्ट कीजिए। तो हमने उन मैटर्स के ऊपर भी रिपोर्ट करना है एंड ऑल्सो द मैटर्स विच आर इश्यूड अंडर सबसेक्शन 11 जो कारों के अंदर है। तो कारों के अंदर भी जो बातें दी गई है उसके ऊपर भी हमें रिपोर्ट करना है। ये सारी बातें हमें रिपोर्ट करनी है। Nevertheless, in addition to this, furthermore, we also have to report बराबर whether the financial statements, that is balance sheet and profit and loss account, they give true and fair view of the state of affairs and the profit and loss account for the period
समझ में आया आपको? एंड द कैश फ्लो, बराबर है कि नहीं? कैश फ्लो का भी है ना लिखा हुआ उसमें कुछ, यस, एंड द कैश फ्लो फॉर द ईयर एंड अदर मैटर्स। तो वो ट्रू एंड फेयर भी देते हैं या नहीं, वो रिपोर्ट करना है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो पहले क्या कहता है, इन सारी बातों पे आपको रिपोर्ट करना है। Along with that, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं ना, पी एंड एल कैश फ्लो ये भी ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं ना, ये भी अपने को क्या करना है दोस्तों, रिपोर्ट करना है। क्या ये समझ में आया? सो दैट वाज सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 2। इसके अंदर क्या कहता है कि अगर आपको कहीं पे भी इसमें अगर नेगेटिव आप रिपोर्ट करते हो तो आपने सिर्फ वो नेगेटिव बोल के खत्म नहीं करना है, आपको उसके ऊपर रीजंस भी देने हैं। एंड दिस इज सेड अंडर सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 4। आया बात समझ में? एंड 143 सबसेक्शन 9 क्या कहता है, दैट यू हैव टू कंप्लाई विथ व्हाट, द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब जब आप ऑडिट कर रहे हो तो आपके ऊपर ड्यूटी है कि आपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना है। क्लियर है एकदम बात? यस सर। तो सर ये बातें कहां मिलेगी अपने को? तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 8.3। अच्छा, वो इधर से इसके रिलेटेड है वो, चलो बट ठीक है, कोई बात नहीं, करना तो है ही वो। समझ में आया आपको? यस सर, वेरी गुड। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आगे और बातचीत करेंगे अबाउट व्हाट, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3। 143 सबसेक्शन 3 बात करता है किसके बारे में? अबाउट दी मैटर्स टू बी रिपोर्टेड, बराबर के नहीं? इसमें भी पूरा 10 पॉइंट दिए गए हैं। सो एकदम आराम से ध्यान से सुनना। द ऑडिटर शैल रिपोर्ट ऑन, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो 143 सबसेक्शन 3 में फर्स्ट पॉइंट जो अपना आता है कि वेदर ऑडिटर हैज सॉट, सॉट मतलब मांगा, एंड ऑब्टेन मतलब उसे मिला है क्या, all the information and explanation which is to the best of his knowledge and belief necessary for the purpose of his audit। मतलब जो भी जानकारी उसे चाहिए, जानकारी इंफॉर्मेशन मतलब उसके बारे में उसे प्रीवियस नॉलेज नहीं है, और प्रीवियस नॉलेज मिलने के बाद अगर उसको कुछ क्लैरिटी नहीं है तो ही विल सीक फॉर व्हाट, एक्सप्लेनेशन। और ये किस कंटेक्स्ट में चाहिए? फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, ऑडिट। So whether auditor has obtained all the information and explanation which is to the best of his knowledge and belief necessary for the purpose of his audit, तो अपन को ये रिपोर्ट करना है। क्लियर है एकदम? यस सब दोस्तों, अगर ये आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली है तो आपने इसके साथ साथ बताना है कि द डिटेल्स एंड द फाइनेंशियल इफेक्ट, बराबर के नहीं, उस इंफॉर्मेशन का। सिर्फ ये बोल के खत्म नहीं होता है कि हाँ हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिला, इसी के साथ साथ आपने बताना है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं मिली और उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है। क्लियर एकदम? यस सर। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और यही सारी बातें आपने ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी आप पढ़ते हो ऐसा सिमिलर, बराबर, बट नॉट एग्जैक्टली सेम। सो सेकेंड पॉइंट अपन क्या कहते हैं, whether proper books of accounts as required by law has been maintained। तो सेक्शन नंबर 128 आपको बोलता है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करना है, बराबर के नहीं? एंड सेकेंड, whether proper returns adequate for the purpose of his audit has been sent to him by the branches not visited by him। मतलब कभी कभी क्या होता है, जो ब्रांचेस जो है, ये हम लोग सारी ब्रांचेस तो कंपनी ऑडिटर जा नहीं सकता है, तो ऐसे केस में क्या उन ब्रांचेस ने ऑडिटर को रिपोर्ट्स भेजे हैं ना, विच इज एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट, बराबर है? तो वो भी अपने को रिपोर्ट करना है। थर्ड पॉइंट हम लोग बात करते हैं अबाउट वेदर रिपोर्ट ऑफ एनी ब्रांच ऑफिस ऑडिटेड बाय अ पर्सन अंडर सबसेक्शन 8 बाय अ पर्सन अदर देन कंपनी ऑडिटर। इसका मतलब सिंपल बात, अगर ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट है, बराबर, और वो ब्रांच का ऑडिट किसी और ने किया है अदर देन कंपनी ऑडिटर, तो क्या वो अदर ऑडिटर ने, मतलब ब्रांच ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट क्या वो कंपनी ऑडिटर को भेजी है क्या, एज रिक्वायर्ड अंडर दैट सबसेक्शन? एंड अगर भेजी है तो हाउ इट हैज बीन डेल्ट विथ इन हिज रिपोर्ट, उसने उस रिपोर्ट को अपने पूरे कंपनी एज होल के रिपोर्ट में कैसे इस्तेमाल किया है, इसके बारे में भी हमने बताना है। क्लियर है एकदम? यस सर। सो दैट वाज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं, हम लोग कहते हैं कि वेदर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स क्या है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स है और इनके बेसिस पे ही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। जाहिर सी बात है P&L और बैलेंस शीट ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न से अग्री करना चाहिए। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चर्चा करते हैं कि वेदर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन नंबर 133। क्लियर है एकदम? यस बच्चों, यस सर। अब यहां पे ये अपने हो गए कितने पॉइंट्स? ये अपने हो गए पूरे 5 पॉइंट्स। क्या यहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, पॉइंट नंबर 6, जो कहते हैं कि वेदर एनी observation, comments or adverse remark on the financial transaction or matters that has an adverse effect on the functioning of the company। मतलब अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या मैटर हुआ है बराबर, जिसके वजह से कंपनी के रोज के काम काज पे क्या हो सकता है, एक नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, तो ऑडिटर ने उसके ऊपर अपनी टिप्पणी, अपने कमेंट्स, अपने उसके बारे में क्या व्यूज है ये उसने एक्सप्रेस करना चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स हम लोग को रिडीम करना है, पैसा नहीं है, तो भाई रोज के वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के ऊपर अफेक्ट हो सकता है बराबर। ऐसा कुछ भी, अगर कोई आपने लॉ को अपन ने ब्रेक कर दिया है तो इसीलिए आपके बिजनेस को थोड़ी दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, तो कोई भी अगर ऐसा ट्रांजैक्शन या मैटर हो जाता है जिसके वजह से आपके रोज के कामकाज पे उसका परिणाम आ सकता है, तो आपने उसके बारे में रिपोर्ट करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं जी से डायरेक्टर जी आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग रीअपॉइंटेड और अपॉइंटेड अंडर सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 2। फिर उसके बाद अपन ने बात करना है एनी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क on the maintenance of books of accounts and other matters connected therewith। तो क्या आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बराबर से मेंटेन करे नहीं करे, इसके बारे में हम पॉइंट नंबर बी में बात करते हैं कि whether proper books of accounts required by law has been maintained। बट सेकेंड पॉइंट इधर एच वाले पॉइंट में क्या कहता है, आपने इसके बारे में आपके क्या क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और रिमार्क्स है, आप वो बताइए। क्लियर है एकदम? एंड देन वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट इज पॉइंट नंबर आई। It talks about internal financial controls with reference to financial statements. So whether they are in place, whether they are adequate and operating effectively। इसका मतलब अगर internal financial controls आपके पास है क्या और वो पर्याप्त है क्या और वो चलते भी है क्या, इसके बारे में हमने रिपोर्टिंग करना है। बट दोस्तों इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से कंपनीज के लिए रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सो कौन से कंपनीज को रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है? 1% कंपनी बेचारे अकेला ही क्या ही कंट्रोल्स के बारे में रिपोर्ट करे, स्मॉल कंपनी है, छोटा आदमी है, क्या ही रिपोर्ट करे। अब तीसरा पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्या कहता है कि व्हेन दे हैव अ टर्नओवर, बराबर के नहीं, लेस देन 50 करोड़ एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेटेस्ट मतलब प्रीवियस ईयर या करंट ईयर? करंट ईयर। एंड क्या कहता है, बोरोइंग्स, ये वापस से ध्यान से पढ़ना है, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनी बॉडी कॉर्पोरेट लेस देन 25 करोड़। इधर एनी बॉडी कॉर्पोरेट का भी जिक्र हुआ है। बस आपका ध्यान मैं आपको दिला दूं कि जब हम लोग कारो पढ़ते हैं तो वहां पे टोटल बोरोइंग्स में सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है बराबर। तो वो आपको चीजें ध्यान से पढ़नी है। क्लियर है? सो अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है कि टर्नओवर 50 करोड़ से कम एंड बोरोइंग्स 25 करोड़ से कम, तो इसे भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर ये पब्लिक कंपनी है तो क्या रिपोर्टिंग करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा, राइट? यस सर। ये बातें हो गई अपनी किसके बारे में, 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए टू क्लॉज आई। क्लॉज जे की बात करते हैं, वो बात करता है एनी अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, और जो ये मैटर्स प्रिस्क्राइब्ड है इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल नंबर 11 बराबर। रूल नंबर 11 में फर्स्ट पॉइंट अपन कहते हैं कि अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है बराबर के नहीं, तो उसके बारे में आपको बताना है बराबर। फिर उसके बाद मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस बराबर, उसके बारे में आपको बताना है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं डिले इन ट्रांसफरिंग मनी टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इसके बारे में बात करना है। फोर्थ वाला पॉइंट अपन थोड़ा एक सेकंड होल्ड पे रखते हैं। फिफ्थ वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगर आपने डिविडेंड पे किया है तो क्या आपने सेक्शन नंबर 123 को आपने पूरा किया है ना। और उसके बाद लास्ट पॉइंट में अगर आप कोई अकाउंटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो इट शुड हैव एन अकाउंटिंग audit trail facility, it should not be tampered with, it should be in use and data retention policies भी उसके अंदर होने चाहिए। फिर अब बात करते हैं about what, पॉइंट नंबर 4, बराबर के नहीं। इसके अंदर अपने को 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। इसकी वर्डिंग्स बहुत बढ़िया है, दो इजी है ये। वो क्या कहते हैं, whether management has represented to the best of its knowledge and belief other than those disclosed in the notes to accounts that no funds has been advanced, loaned or invested either from borrowings, share premium or any other sources or kind of funds by the company to or in any company, बराबर के नहीं, any other entity, person including foreign entities herein after referred to as intermediary, whether with the understanding, बराबर, whether recorded in writing or otherwise, that the intermediary shall directly or indirectly lend or invest in other entities, other person or entities identified by the company in any manner whatsoever, बराबर के नहीं, or provide any guarantee or security or the like on behalf of ultimate beneficiary। ऐसा ये वर्डिंग ध्यान में रखने का है। स्टोरी ध्यान में रखना है आपको कि भाई जो कंपनी है इसने इंटरमीडियरी को पैसा दिया है क्या, ये इंटेंशन से कि तू आगे इसको लोन या गारंटी दे अल्टीमेट बेनिफिशियरी को, या उनके बिहाफ पे तू गारंटी या सिक्योरिटी और द लाइक दे। सेम वे में सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है, द मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड टू द बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज एंड बिलीफ दैट अदर देन डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स दैट नो फंड्स हैव बीन रिसीव्ड, बराबर के नहीं, फ्रॉम द बाय द कंपनी फ्रॉम द entity or a person or including foreign entity herein referred to as the funding party with the understanding whether recorded in writing or otherwise to the company shall loan or directly or indirectly loan or invest in the other persons or entities identified by the funding party in any manner whatsoever or provide any guarantee or security or the like on behalf of ultimate beneficiary, and based on the audit evidence obtained, barabar, there no material uncertainty exists that the written representations provided by the management are does not appear to be reasonable। ऐसा वो थर्ड पॉइंट है, एक बार पढ़ लो उसको, मैंने तो बोल दिया, बस ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्या है कि एक जगह ना आप कंपनी हो और दूसरे जगह ना आप इंटरमीडिएरी हो, तो ना आपने किसी को पैसा दिया है ये कह के कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी में लगा, ना आपने पैसा लिया है ये कह के कि तू अल्टीमेट बेनिफिशियरी में पैसा लगा। क्लियर है एकदम? वेरी गुड। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? वेरी गुड। सो ये हमारी बातें हो गई दोस्तों, किसके बारे में? हाँ, तो इसके अंदर कुछ भी आपको रिपोर्टिंग के लिए पूछा जा सकता है। केस स्टडी डिफाइन करेंगे और आपको बोलेंगे कि ये पूरे प्रोविजंस लिखो, तो आपको आना चाहिए। चलिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका फेवरेट सेक्शन, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12, पहले वो खत्म कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, 1 करोड़ या 1 करोड़ के ऊपर वाले फ्रॉड्स को हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। जिसके अंदर फ्रॉड्स एक तो हो गए हैं या हो रहे हैं, होने वाले फ्रॉड्स को हमने रिपोर्ट नहीं करना है, बट अमाउंट में एक्सपेक्टेशन चलेगा, फ्रॉड में एक्सपेक्टेशन नहीं चलेगा। ये फ्रॉड जो है ये करना चाहिए किसने? ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी
और ये किसके अगेंस्ट करने चाहिए? कंपनी के अगेंस्ट ही करने चाहिए। क्लियर है? अगर ऐसे फ्रॉड्स है तो हमने फॉर्म नंबर ADT 4 में केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट करना चाहिए। बट अगर ये फ्रॉड 1 करोड़ या 1 करोड़ के नीचे के है तो उसको हमने ऑडिट कमिटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना चाहिए। क्लियर एकदम? यस सर। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास, काफी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है अपना? कारो। कारो के ऊपर बातचीत करेंगे, बढ़िया एकदम मजा ही आ जाएगा। आर यू रेडी गाइस? कुछ पॉइंट्स आपको याद है या धुंधला धुंधला? धुंधला धुंधला। कुछ ही दिनों में एग्जाम है आपकी तो आपको पक्का आना ही चाहिए, राइट? यस। हाँ मतलब अभी आप तभी लेक्चर देख रहे हो ना ये, राइट? यस। सो हम लोग बात फ्यूचरिस्टिक एकदम ऐसा है ना या सो आपका पेपर है अभी बस, तो इसके लिए आप देख रहे हो ये, है ना? सो दोस्तों बात हो रही है किसके बारे में? सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 11। तो इसके अंदर क्या कहता है? केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या करेगा? दे विल इशू एन ऑर्डर, जनरल और स्पेसिफिक, that will be applicable to class of companies which will be specified in the order, and they have to report on the matters which are specified in the order. Clear एकदम? Yes sir. तो ये ऑर्डर किसे किसे एप्लीकेबल होगा? सो कारो विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज एक्सेप्ट, तो इसमें एक्सेप्शन दिया गया है। तो एक्सेप्शन कौन से? मेमोरी टेक्निक क्या है? वन पर्सन गॉट हिज सैमसंग S8 इंश्योर्ड फ्रॉम अ प्राइवेट बैंक। सो वन पर्सन मतलब वन पर्सन कंपनी, इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी, हिज सैमसंग स्मॉल कंपनी, S8 सेक्शन 8 कंपनी फ्रॉम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड बैंकिंग कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कुछ एडिशनल कंडीशंस है। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में क्या बोलेंगे? सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पहले मास्टर कंडीशन अपने को देखना है। सो मास्टर कंडीशन क्या है? वो पवित्र प्योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, ना उसके ऊपर ना नीचे, बराबर होल्डिंग कंपनी का साया नहीं चाहिए। सो नॉट बीइंग अ होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, बराबर हैविंग। अब 3 कंडीशन है, वो 3 कंडीशन कौन से है? नंबर 1 क्या कहता है? पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, बराबर। तो ये क्या है? आपको एज ऑन बैलेंस शीट डेट ये एक्सीड नहीं करना चाहिए। एंड है क्या और है? तो आंसर इज एंड। ये सारे कंडीशंस आपने क्यूमुलेटिवली फुलफिल करने चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट कहता है कि टोटल बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा? करंट या प्रीवियस? करंट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि करंट पीरियड पे रिपोर्टिंग हो रहा है, इसके लिए करंट फाइनेंशियल ईयर। एंड लास्ट में बात करते हैं अबाउट टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज्ड इन शेड्यूल 3 इंक्लूडिंग द रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़ फॉर द पीरियड। क्लियर एकदम? सो जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है इंक्लूडिंग द मास्टर कंडीशन, तो इस कंपनी को कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान में रखना एग्जाम में क्या होगा आपके साथ, आपको बोलेंगे XYZ लिमिटेड हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस 60 lakhs इज कारो एप्लीकेबल। XYZ लिमिटेड हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 60 lakhs इज कारो एप्लीकेबल, बराबर के नहीं? टोटल रेवेन्यू 5 करोड़ इज कारो एप्लीकेबल। तो क्या बोलते हैं? टोटल बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 20 lakhs इज कारो एप्लीकेबल। ऑल आर बिलो लिमिट्स, सो इज कारो एप्लीकेबल और नॉट? कारो इज एप्लीकेबल और नॉट? नॉट एप्लीकेबल और एप्लीकेबल? क्वेश्चन में सिर्फ बोलेगा XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड ऐसा बोला मेरा बच्चा तो ये पब्लिक कंपनी है। ये कंडीशंस किसके लिए है? प्राइवेट कंपनी के लिए है। तो क्या होता है? ये आपको पूरा क्वेश्चन ऐसा उलझाएंगे, इतना बढ़िया बना देंगे कि भाई हाँ पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 1 करोड़, बराबर बोरोइंग्स लेस देन 1 करोड़, टोटल रेवेन्यू लेस देन 10 करोड़। मजा ही आ गया सर,
पूरा बच्चा प्रोविजन लिखेगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को तब तक एक्सेप्शन मिलता है, ऐसा वैसा ये वो वगैरह वगैरह लिख के आ जाएगा, देयरफॉर नॉट एप्लीकेबल, पूरा मिलेगा जीरो, क्योंकि आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। तो ये चीज आपने ध्यान से समझनी है एग्जाम में। क्लियर है एकदम? यस सर। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? अब अगर उस पर्टिकुलर कंपनी को बच्चों कारो एप्लीकेबल हो जाता है तो अब हमने क्या करना है दोस्तों? क्या करना है अभी? बस कुछ मैटर्स के ऊपर हमने रिपोर्टिंग करना है। कितने मैटर्स है? ज्यादा नहीं, बस 21, जिसमें के कारो 2020 के 20 पॉइंट्स, ये किसे एप्लीकेबल है? ये जिन्हें एप्लीकेबल है। और 21st ये एप्लीकेबल है सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके। क्लियर है एकदम? यस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बराबर के नहीं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या कहते हैं हम लोग? सबसे पहले एंड इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स। तो पहले अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहिए विच शोज द फुल पर्टिकुलर्स अबाउट द सिचुएशन, द क्वांटिटी, बराबर इसके बारे में। और अगर ये इंटेंजिबल एसेट्स है तो फुल पर्टिकुलर्स उसके बताने हैं। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल्स पे फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए इफ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी ऑकर्स वेदर इट हैज बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद। फिर तीसरा पॉइंट कहते हैं अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज है तो उसका विच आर शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो टाइटल डीड कंपनी के नाम पे होना चाहिए अदर देन द लीज विच फॉर विच द ड्यूली एग्जीक्यूटेड लीज डीड इज देयर इफ इट इज नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइटल कंपनी के नाम पे नहीं है तो हमने फॉलोइंग फॉर्मेट में डिटेल्स देने हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं अपन? सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, द ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, इट इज हेल्ड इन द नेम ऑफ द पीरियड, द अमाउंट क्या बोलते हैं, एंड द रिलेशन उसका किसके क्या लगते हैं वो, एंड द रीजन फॉर कि उसका नॉट होल्डिंग, कि वो इट कैन ऑल्सो बी व्हाट अ डिस्प्यूट ऑल्सो। क्लियर एकदम? यस सर। तो क्या दोस्तों यहां से आगे बढ़ सकते हैं? सेकेंड पॉइंट अभी अपन चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट इन्वेंट्री, नहीं सॉरी और पॉइंट है ना इसके अंदर। हाँ, तो बात कर रहे हैं किसके बारे में? रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन किया है तो इट शुड बी बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, देन यू हैव टू स्पेसिफाई द अमाउंट इफ द चेंज इज 10% और मोर इन एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ एसेट, बराबर है। एंड फिर लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है वेदर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन पेंडिंग और इनिशिएटेड अंडर बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988, तो वो अपने को रिपोर्ट करना है। क्लियर है एकदम? या नेक्स्ट पॉइंट अपन चलते हैं अबाउट व्हाट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बारे में बात करेंगे तो फिजिकल वेरिफिकेशन एट रीजनेबल इंटरवल्स बाय द मैनेजमेंट एंड द प्रोसीजर एंड कवरेज वेदर इट इज अप्रोप्रिएट if there is a discrepancy of 10% or more, so whether it has been properly dealt with in the books of accounts. Second point, where a working capital finance has been sanctioned in excess of rupees 5 crores, barabar, whether the stock statement filed by the company with the financial institutions are in agreement with the books of accounts. आपको पता ना कि 5 करोड़ के ऊपर अगर सैंक्शन होता है तो आपको क्या करना पड़ता है? स्टॉक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, बराबर है। और वो स्टॉक स्टेटमेंट जो फाइल कर रहे हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच करने चाहिए। ऐसा टॉपिक हमने बैंक ऑडिट में भी पढ़ा था। क्या यहां से आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं, पॉइंट नंबर 3, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटीज, सिक्योरिटीज, बराबर एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स। दो लोगों को, एक तो टू द जॉइंट वेंचर सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स अदर देन जॉइंट वेंचर सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स, तो यू हैव टू स्पेसिफाई द अमाउंट, बराबर द अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ऐसा बताना है ना उसको कि अमाउंट गिवन ड्यूरिंग द ईयर एंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ये पॉइंट नंबर 1। फिर सेकेंड पॉइंट अपन क्या कहते हैं? द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट अगर है, बराबर के नहीं, तो उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिल रहा है या नहीं। और अगर आपको पैसा रेगुलरली नहीं मिल रहा है तो वेदर रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर इट्स रिकवरी, बराबर है। और फिर उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट वो क्या कहता है? इफ एनी लोन्स, बराबर, हैज बीन व्हाट, क्या कहते हैं उसको, ऑन रिन्यूड, यही है ना, वेदर लोन्स हैव बीन फॉलन ड्यू, हैज बीन रिन्यूड, एक्सटेंडेड और फ्रेश लोन्स हैज बीन ग्रांटेड इन सेटलमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लोन्स, तो आपको उसका अमाउंट एंड परसेंटेज ऑफ सच लोन आपको बताना है। बोलो हाँ या ना। और दूसरा पॉइंट, वेदर इट इज रिपेबल ऑन डिमांड
फिर से आपको द अमाउंट एंड परसेंटेज, बट ये किसके लिए स्पेसिफिकली? टू द प्रोमोटर्स एंड रिलेटेड पार्टीज। लास्ट वाला पॉइंट ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? ध्यान से पढ़िएगा उसको। हाँ, ये बकायदा ध्यान में रखना है आपको कि इट इज ओनली टू द प्रोमोटर्स एंड रिलेटेड पार्टीज। तो ये अपना पॉइंट होता है 3, किसके बारे में? अबाउट लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज। पॉइंट नंबर 4 भी बात करता है अबाउट लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटीज, बट वेदर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 185 एंड 186 हैज बीन कंप्लाइड विद। करेक्ट है एकदम? यस। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा? पॉइंट नंबर 5 ना, बराबर। तो पॉइंट नंबर 5 बात करेंगे किसके बारे में? द डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स के लिए whether provisions of section number 73 to 76 of the Companies Act, RBI's directives and other company law board, national company law tribunal, any other tribunal, RBI के directives has been followed with, if not the details. Clear है? 6th point हम लोग बात करते हैं about what? Cost records. So cost records, if the company is required to maintain cost records under section number 148 subsection 1, whether it has been maintained. Next point number 7. Point number 7, statutory dues. दो टाइप के statutory dues, disputed and undisputed. Whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues, वो statutory dues के आपको क्या करके आना है? Examples आपको लिखना है, बराबर के नहीं? सर्विस टैक्स, वैट, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम्स, प्रोफेशन टैक्स, प्रोविडेंट फंड, ये सारे आपने लिखने हैं। बट इफ नॉट, सो आपको अमाउंट बताना है विच इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन बैलेंस शीट डेट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट दे बिकेम पेएबल। मतलब क्या कहता है? आपको ध्यान में रखना है कि वो बैलेंस शीट डेट पे आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, साथ ही साथ वो जिस दिन पेएबल था उस दिन से लेके 6 महीने से ज्यादा होना चाहिए। वो दोनों कंडीशन फॉलो होगी तब आपने उसको कारों में रिपोर्ट करना है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है उसके अंदर कि इफ इट इज अ डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, तो आपको अमाउंट एंड द फोरम वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग आपको बताना है। मियर रिप्रेजेंटेशन डज नॉट अमाउंट फॉर डिस्प्यूट। क्लियर एकदम? यस। तो ये पॉइंट नंबर हो गया अपना 7। पॉइंट नंबर 8 बात करते हैं अबाउट अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, वेयर एनी इनकम और ट्रांजैक्शंस हैज बीन सरेंडर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट, बराबर के नहीं? सो वेदर द सेम हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये अपने को रिपोर्ट करना है। क्लियर है? तो ये हो गया पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 बात करते हैं अबाउट डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स। देखो पॉइंट नंबर 3 में हम बात कर रहे थे जो लोन्स हमने लिए थे, अब बात कर रहे जो हमने दिए थे, और अब जो हम लोग बात कर रहे हैं जो लोन्स हमने लिए हैं बट उसका डिफॉल्ट हो रहा है। सो वेदर कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ एनी लोन्स, तो अगर डिफॉल्ट किया है तो सबसे पहले व्हाट इज द क्या बोलते हैं उसको, किससे अपन ने लोन लिया है, बराबर। फिर जिससे लोन लिया है वही है ना, फिर वो नेचर ऑफ द लोन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ द लोन है। सेकेंड, फ्रॉम हुम इट इज ऑब्टेन्ड, तो लेंडर वाइज डिटेल्स आपको देना है, बट इसमें डिबेंचर होल्डर का नाम नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं द अमाउंट ऑफ लोन, द वेदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, फिर द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट एंड रिमार्क्स इफ एनी। क्लियर है? अब ये रिपेमेंट में डिफॉल्ट हो गया, अब डिफॉल्ट का लिस्ट चलेगा कि वेदर द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड अ विलफुल डिफॉल्टर। फिर तीसरा डिफॉल्ट क्या है? शॉर्ट टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया, बराबर, वो तीसरा डिफॉल्ट हो गया। फिर फोर्थ डिफॉल्ट क्या है कि आपने, मतलब इसके अंदर क्या है, 5 पॉइंट है ना टोटल, 5 पॉइंट है ना टोटल, तो आपको याद है ना वो लास्ट के 2 पॉइंट्स क्या है कि आपने बच्चों के ऑब्लिगेशन के लिए आपने लोन लिया है और अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बच्चों के शेयर सिक्योरिटीज आपने गिरवी रखे हैं। क्लियर है एकदम? सो वेदर द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड लोन, बराबर के नहीं, बाय टू फुलफिल द ऑब्लिगेशंस ऑफ द जॉइंट वेंचर सब्सिडरीज और एसोसिएट्स, बराबर, तो उसका अमाउंट आपको बताना है। और लास्ट पॉइंट में क्या कहता है? वेदर लोन्स हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय प्लेजिंग द सिक्योरिटीज ऑफ सब्सिडरीज, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। क्लियर एकदम? सो ये अपना पॉइंट नंबर हो गया 9। फिर पॉइंट नंबर आता है 10, आईपीओ, एफपीओ एंड डेट फाइनेंस। सो अपन ने यहां पे देखना है कि अगर आपने इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर
अगर आपने या डेट फाइनेंस के माध्यम से, इफ एनी फंड्स हैव बीन रेज्ड, सो वी हैव टू चेक वेदर द फंड्स हैव बीन अप्लाइड फॉर द सेम पर्पस फॉर विच द मनी वाज रेज्ड, उसी पर्पस के लिए आपने यूज करना चाहिए। क्लियर है एकदम? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, कि अब यहां पे अपने 10 पॉइंट हो गए, फिर अपन ने पूरा सीक्वेंस में अपन ने चले थे, फ्रॉड हुआ, कहां हुआ? निधि कंपनी में हुआ। तो फिर अपन ने क्या बोला कि बोलो ना, रिलेटेड पार्टीज ने किया, तो इसलिए अपन ने इंटरनल ऑडिटर को बुलाया, उन्होंने कहा नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, तो हम गए एनबीएफसी के पास, एनबीएफसी ने क्या क्या बोला? कैश लॉसेस हुआ है, बराबर, एंड देन रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, ऐसा ही अपन ने लिंक किया था ना उसको। यस सर। तो फ्रॉड की अगर बात करें तो इधर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लॉज नंबर 11 के लिए। तो क्या कहते हैं फ्रॉड में? एक तो सबसे पहले एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी और बाय द कंपनी। एनी फ्रॉड के बारे में बोला है, मतलब इधर अमाउंट का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपको याद होगा 143(12) में अमाउंट का संबंध है, किसने फ्रॉड किया है? तो इट इज ऑन द कंपनी बाय ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। बट कारो का फर्स्ट पॉइंट बोलता है एनी फ्रॉड, फर्क नहीं पड़ता है ऑन द कंपनी है या बाय द कंपनी है एंड हुम इट इज डन बाय। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर आपको 143(12) के भी फ्रॉड आपको रिपोर्ट करने हैं, विच आर रिपोर्टेड इन फॉर्म नंबर ADT 4। एंड तीसरा, वेदर ऑडिटर हैज कंसिडर्ड द विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स। क्लियर है? तो ये हो गया फ्रॉड। सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? निधि कंपनीज। निधि कंपनीज के बारे में अपने को क्या करना है कि 2 कंडीशंस है उसके अंदर। सो वो क्या कहता है? दे हैव टू मीट द नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स का रेशियो एज व्हाट 1:20 एंड 10% ऑफ अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स उन्हें रखना है, दैट इज फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। क्लियर है एकदम? यस सर। एंड लास्ट में क्या कहता है? वेदर देयर इज एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, बराबर, ऑफ मनी, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एक्सेट्रा टू द डिपॉजिट होल्डर्स। क्या आगे बढ़ सकते हैं यहां से? तो ये हो गया निधि कंपनी। निधि कंपनी के ये निधि रूल्स में प्रोविजंस थे, वो कंप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं रिलेटेड पार्टीज। सिंपल है, प्रोविजंस ऑफ 177 एंड 188 हैज बीन कंप्लाइड विद, राइट। फिर उसके बाद बात करेंगे इंटरनल ऑडिटर्स, वेदर द इंटरनल ऑडिटर्स आर व्हाट? एडिक्वेट, बराबर, क्या बिजनेस के साइज के हिसाब से, एंड वेदर द वर्क ऑफ इंटरनल वेदर द रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स हैज बीन कंसिडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। तो ये 2 पॉइंट अपने को रिपोर्ट करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, क्या है? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस अंडर सेक्शन नंबर, बोलो, सेक्शन नंबर 192 हैज बीन कंप्लाइड विद। इसमें आपको पता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के कोई एसेट्स एनसीटी मतलब कैश के बगैर नहीं खरीद सकते हैं, या कंपनी कोई डायरेक्टर से एसेट अदर देन कैश नहीं खरीद सकती है। खरीदना है तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके खरीदना है। तो बस अपने को यहां पे रिपोर्ट करना है, विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 192 हैज बीन कंप्लाइड विद। कैसे क्लास में हुआ डिस्कशन, आपको इसे याद आता है क्या? यस सर, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? मतलब ऐसा पूरा ब्लैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी एग्जाम है अभी, बराबर है? यस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? हाँ बोलो, एनबीएफसी। तो एनबीएफसी इसके लिए क्या? वेयर द एनबीएफसी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, बराबर, अंडर सेक्शन 45IA ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो वो आपने चेक करना है। फिर उन्होंने क्या ऑब्टेन किया है क्या, एंड वेदर दे कंटिन्यू टू ऑपरेट द बिजनेस विदाउट होल्डिंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो आपको रिपोर्ट करना है। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि वेर क्या बोलते, कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, वेदर इट इज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर CIC and indicate the number of CICs where a group has more than 1 CIC। ये बात हो गई अपनी किसके बारे में? NBFC। चलिए नेक्स्ट क्या है? कैश लॉसेस इन द करंट ईयर एंड प्रीसीडिंग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, कैश लॉसेस है क्या? फिर अगर रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है, वेदर द इनकमिंग ऑडिटर हैज कंसिडर्ड द इश्यूज एंड ऑब्जेक्शंस ऑफ द आउटगोइंग ऑडिटर। नेक्स्ट, मीटिंग इट्स लाइबिलिटीज। वो कहां से कहां तक है कि द लाइबिलिटीज विच आर आउटस्टैंडिंग एज ऑन बैलेंस शीट डेट, बराबर, देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी दैट कंपनी विल बी डिफॉल्टिंग इन दोज लाइबिलिटीज विच विल बी ड्यू विद इन 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। और ये अपने को रिपोर्ट करना है कैसे? बेस्ड ऑन
the financial ratios, aging, realization of assets, discharge of liabilities, fair management plans, auditor's understanding as on the date of audit report, that auditor has to conclude no material uncertainty exists about repayment of liabilities which fall due within 1 year from the balance sheet date. और फिर 21st वाला ये सिर्फ CFS को एप्लीकेबल है, जहां कोई भी पार्टिसिपेटिंग कंपनीज है उनके इंडिविजुअल ऑडिट रिपोर्ट्स में अगर कारों का कोई एडवर्स या नेगेटिव कमेंट है तो वो अपन को बस उसका रेफरेंस और वो कंपनी का CFS में बताना है. क्लियर है एकदम? यस सर. सो दिस इज व्हाट इज कारो. और एक रहेगा, हाँ वो CSR वाला पॉइंट रह गया ना. हाँ सॉरी. सो अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में आपने 6 महीने के अंदर उसको वो स्पेशल अनस्पेंट अकाउंट में डाल दिया ना उसको. राइट. क्या दोस्तों कॉन्फिडेंस है क्या कारों में? बराबर. एग्जाम में क्या ये से 21 पॉइंट लिखने आएंगे क्या सर? नहीं, ऑब्वियसली नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे. बट उसमें से एक आध पॉइंट के ऊपर आपको क्या रिपोर्टिंग करना है वो आपको आ सकता है. और खास तौर पे लोन्स वाले पॉइंट पे तो आ सकते हैं, क्योंकि 5-6 पॉइंट उधर है ना, तो वो इंपॉर्टेंट है. राइट. यस. ऐसा कुछ भी पूछने के लिए आ सकता है. तो इसके साथ हमने क्या कंप्लीट कर लिया? कारो कंप्लीट कर लिया और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर लिया. तो इस चैप्टर के 2 एसेस बाकी है अपने. कौन से 2 एसेस बाकी है? एक एसे नंबर 299 और एसे नंबर 600. ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे. और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में ये 2 एसेस होने के बाद हम बात करेंगे अबाउट ऑडिट ऑफ बैंक्स. सीक्वेंस में वही चलता है ना अपना, बराबर है कि नहीं? तो ऑडिट ऑफ बैंक्स का रिवीजन करेंगे. करेक्ट है? तब तक अपना चैप्टर नंबर ये भी खत्म हो जाएगा. 9th खत्म हो जाएगा. 10th का तो कर लिया था ना. 10th क्या था? हाँ ऑडिट ऑफ बैंक्स, तो वही करना है अपने को. और फिर सॉरी 9th खत्म होगा, उल्टा बोले. ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज. तो सारे चैप्टर्स का कैप्सूल बन जाएगा. यस. थैंक्स. बाय बाय. टेक केयर. मतलब रिवीजन खत्म हुआ ना आज के लिए.